पिछली कहानी में आपने देखा था कि वांग लिन मोली हाई के साथ मिलकर डेप्यूटी स्वान से मिलने जाता है। डेप्यूटी स्वान से रिकमेंडेशन हासिल करने के लिए वहाँ वांग लिन अपनी ताकत को उसके सामने टेस्ट करता है। ये देखकर डेप्यूटी स्वान भी हैरान रह जाता है क्योंकि वांग लिन की पावर उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। इसके बाद कहानी थोड़ी कम हो जाती है जहाँ सब लोग उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जब जनरल कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। इसी बीच वांग लिन आराम कर रहा होता है और जितर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी अचानक दूसरे जनरल्स की तरफ से भेजे गए असिन्स उस पर हमला कर देते हैं ताकि आने वाली जनरल कंपटीशन में कंपटीशन कम हो सके। लेकिन किस्मत नहीं, वांग लिन की काबिलियत काम आती है। वो अकेले ही उन सभी असैसिन्स को संभाल लेता है और आखिर में उसकी मुलाकात होती है वेई यांग से। वेई यांग का असली मकसद होता है मो फेई की तरफ से मोली हाई तक फाइट का चैलेंज पहुंचाना। लेकिन वेई यांग वांग लिन की एबिलिटीज देखकर उसी में इंटरेस्ट ले लेता है और उसे डायरेक्ट फाइट के लिए इनवाइट करता है। शॉर्ट में कहें तो दोनों के बीच एक जबरदस्त बैटल छिड़ जाती है। आखिरकार वांग लिन वेई यांग को मारकर फाइट जीत जाता है। इतना ही नहीं, वो वेई यांग की स्वॉर्ड एनर्जी भी हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मोली हाई मो फेई के खिलाफ फाइट हार चुका होता है। उन दोनों की फाइट से पहले ही एक प्रॉमिस तय हो चुका होता है, जो हारेगा वो जनरल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। और इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब मोली हाई जनरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और यही थी पिछली कहानी का असली नतीजा। तो अब बिना देर किए चलिए कहानी के लेटेस्ट पार्ट में एंट्री करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तियान्यो सिटी के बैटल अरीना में, जहां आज जनरल कंपटीशन शुरू होने की वजह से भारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। वहां मौजूद होता है जिन वुशु, जो तियान्यो सिटी का मैनेजर होता है और वही इस जनरल कंपटीशन का होस्ट भी होता है। उसके बाद कमांडर्स के मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग कंपटीशन देखने आए होते हैं, जिनमें डेप्यूटी स्वान भी शामिल होता है। के साथ एक डेप्यूटी होता है। दोनों आपस में पार्टिसिपेंट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वुशु सब लोगों से कहता है कि एम्परर की आने पर रिस्पेक्ट दिखाया जाए। लेकिन तभी जानकारी मिलती है कि इस कंपटीशन में एम्पिन चाओ खुद नहीं आने वाले। बाद में पता चलता है कि एम्परर किसी जरूरी काम में होने की वजह से नहीं आ पाए। इसके बाद कंपटीशन आगे बढ़ता है, सबको जनरल कंपटीशन के फायदे बताता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे डेप्यूटी कमांडर का पद मिलेगा। इसके साथ साथ उसे इनाम में वेल्थ और मिलिट्री फोर्सेस भी दी जाएंगी। इसके बाद कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। तभी जिन चाओ आकर फर्स्ट राउंड के रूल्स अनाउंस करता है। इस राउंड में पार्टिसिपेंट्स को आपस में बैटल्स लड़नी होंगी। जो पार्टिसिपेंट लगातार 4 जीत हासिल कर लेगा वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस कर जाएगा। लेकिन इसी दौरान जिन वुशु एक सख्त वार्निंग देता है, बैटल के दौरान किसी भी क्यूकम्बर जनरल को मारने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और सबसे पहले चैलेंजिंग पार्टिसिपेंट बनने का मौका मिलता है शीशाओ को। शीशाओ अपनी पावर ऑरा रिलीज करता है। ये देखते ही बहुत से लोगों को समझ आ जाता है कि मौजूदा ताकत के हिसाब से शीशाओ सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल है। इसके बाद एक पार्टिसिपेंट तेजी से आगे आता है जो शीशाओ का सामना करने के लिए तैयार होता है। उसका नाम होता है बोयन। डेप्यूटी हुआंग और डेप्यूटी शुआन दोनों बोयन को लेकर आपस में बात करते हैं। उन्हें पता होता है कि बोयन के पास 9 लाइव्स और 9 डेथ्स वाली पावर है। लेकिन डेप्यूटी जुआन साफ समझ जाता है कि बोयन शीशाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही बैटल शुरू होती है, बोयन सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन शीशाओ सिर्फ एक ही वार में बोयन को जमीन पर गिरा देता है और पूरी तरह पावरलेस बना देता है। जिन वुशु इस बैटल को ऑब्जर्व करता है और ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि ये फाइट शीशाओ जीत चुका है। इसके बाद शीशाओ बोयन को फाइट जारी रखने का ऑर्डर देता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तभी उसका असिस्टेंट टियानकुन सामने आता है जो बोयन की जगह लेता है। टियानकुन की स्ट्रेंथ बोयन से एक लेवल ज्यादा होती है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। टियानकुन अपनी जायंट बॉडी पावर एक्टिवेट करता है जिससे उसका शरीर बड़ा हो जाता है और वो सीधे शियाओ की तरफ बढ़ता है। लेकिन शियाओ उसे बहुत आसानी से काउंटर कर लेता है। उसकी एक पाम स्ट्राइक ही टियानकुन को पूरी तरह रोक देती है। टियानकुन न पलटवार कर पाता है न ही फाइट जारी पाता है। डर के मारे टियानकुन शियाओ से जिंदा छोड़ देने की भीख मांगने लगता है। और ये सब देखकर वांग लिन को एहसास हो जाता है कि इस जनरल कंपटीशन में जनरल्स के असिस्टेंट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट का खिलौना बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ जनरल्स एक दूसरे को मार नहीं सकते। लेकिन असिस्टेंट्स को एम्परर के कानून की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती और इसी वजह से उनकी जिंदगी बाकी जनरल्स के लिए बस एक खिलौने जैसी बन जाती है। कंपटीशन को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए शीशाओ बिना एक पल सोचे टियानकुन को मार देता है। इसके बाद
सीधे मोली हाई को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन मोली हाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। मोली हाई सबको बताता है कि उसका मोफे के साथ एक प्राइवेट ड्यूल का एग्रीमेंट था। उस ड्यूल में मोली हाई हार चुका था और उसी एग्रीमेंट के मुताबिक उसे इस जनरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। ये सुनते ही शीशाओ को जबरदस्त इरिटेशन होती है, क्योंकि वो सिर्फ मोली हाई से फाइट करने के लिए ही इतने समय से इस कंपटीशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे ड्यूल करने का मौका ही नहीं मिलता। गुस्से में आकर शीशाओ मोली हाई की जगह वांग लिन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन वांग लिन ठंडे और शांत अंदाज में इस चैलेंज को रिफ्यूज कर देता है। वो साफ कह देता है कि बिना किलिंग वाली फाइट में उसे कोई मजा नहीं आता, क्योंकि एम्परर के रूल्स की वजह से वांग लिन शीशाओ को मार ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांग लिन ने खुलेआम जनरल डी मैन को इनडायरेक्टली चैलेंज कर दिया था। लेकिन तभी जिन वुशु शीशाओ को वार्निंग देता है। वो कहता है कि अब कंपटीशन में शीशाओ किसी को चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि रूल ये है कि सामने वाला पार्टिसिपेंट शीशाओ को चैलेंज करेगा, इसलिए शीशाओ को वांग लिन से जबरदस्ती फाइट कराने का कोई हक नहीं है। ये सब सुनकर शीशाओ और भी ज्यादा अनॉयड हो जाता है और वो मन ही मन कसम खा लेता है कि वो मोली हाई की जगह वांग लिन को हराकर अपना गुस्सा निकालेगा। इसके बाद शीशाओ की टर्न खत्म हो जाती है और वो वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब जिन वुशु अगले पार्टिसिपेंट के तौर पर वांग लिन का नाम अनाउंस करता है। वांग लिन शांति से आगे बढ़ता है और बैटल अरीना में उतर आता है। उसकी एंट्री डेप्यूटी श्वान और डेप्यूटी हुआंग के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। डेप्यूटी हुआंग वांग लिन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट मानता है, लेकिन डेप्यूटी श्वान उसकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वो उल्टा वांग लिन की तारीफ करने लगता है। डेप्यूटी श्वान कहता है कि कम से कम वांग लिन की एबिलिटीज के साथ वो टॉप 3 में तो आ ही सकता है या फिर सीधे मेन प्राइज भी जीत सकता है। डेप्यूटी हुआंग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डेप्यूटी श्वान वांग लिन की बेवजह तारीफ कर रहा है, लेकिन डेप्यूटी श्वान यही नहीं रुकता। वो डेप्यूटी हुआंग के साथ बेट लगाने तक को तैयार हो जाता है। वो कहता है अगर उसकी बात गलत निकली तो वो अपना ट्रेजर वेपन थियान्या बैनर सोर्ड डेप्यूटी हुआंग को दे देगा, लेकिन अगर डेप्यूटी हुआंग हारा तो उसे अपनी श्वान हुआंग पिल देनी पड़ेगी। ये सुनते ही डेप्यूटी हुआंग को बेट में काफी इंटरेस्ट आ जाता है। वो हंसते हुए बेट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो ये बेट जीत जाएगा। वहीं डेप्यूटी श्वान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। वो मन ही मन सोचता है अभी हंस लो हुआंग, अगर तुम्हें कभी उस लड़के का एक स्लैप भी पड़ा होता तो तुम ऐसे नहीं हंस पाते, क्योंकि डेप्यूटी श्वान पहले ही वांग लिन की इटर्नल स्लॉटर टेक्निक का स्वाद चख चुका था। जैसे ही वांग लिन बैटल में उतरता है उसे तुरंत जनरल ओडी की तरफ से चैलेंज मिल जाता है। ओडी अंदर से बहुत खुश होता है, क्योंकि मोली हाई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और उसकी जगह सिर्फ उसका असिस्टेंट ही पॉन बनकर आया है। इसके अलावा एम्परर के रूल्स की वजह से इस कंपटीशन में वांग लिन को मारा भी नहीं जा सकता। ये सोचकर ओडी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसे लगता है कि वो ये बैटल आसानी से जीत लेगा। वो वांग लिन को नीचा दिखाते हुए कहता है कि उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। इस पर वांग लिन ठंडे लहजे में बस इतना कहता है तुम बहुत ज्यादा नॉइजी हो। ये सुनते ही जिन वुशु को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। वो अपनी ब्लड बीस्ट टर्टल को रिलीज करता है। ये उसकी ब्लड बीस्ट होती है जो सीधे वांग लिन पर अटैक करती है, लेकिन ये अटैक वांग लिन को जरा भी इंजरी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसकी डिफेंस बेहद स्ट्रांग होती है। ये देखकर बहुत से लोग ओनीचा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ओडाई इतना वीक है कि वो मोली हाई के असिस्टेंट का भी सामना नहीं कर पा रहा। इससे ओडाई और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है और अब वो अपनी सबसे स्ट्रांग टेक्निक रिलीज करता है। वो अपनी ब्लड बीस्ट को सैक्रिफाइस करता है और उसे एक बो वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसका अटैक सीधा वांग लिन की तरफ शूट होता है, लेकिन वांग लिन अपनी इटर्नल स्लॉटर टेक्निक से उस अटैक को झेल लेता है। ये देखकर सब लोग शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि वांग की डिफेंस ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होती है। इसके बाद अंटर अटैक करता है। वो फिर से इटर्नल स्लॉटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ओडी के आर्म पर वार करता है। ओडी का हाथ कट जाता है और साथ ही उसकी मेरिडियंस भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देखते ही ओवरसियर जिन वुशु भड़क उठता है। वो वांग लिन पर रूल्स तोड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन वांग लिन शांति से जवाब देता है मैंने कोई रूल वायलेट नहीं किया है। जनरल ओडी अभी भी जिंदा है। फिर भी जिन वुशु इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वांग लिन ने ओडी की मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिससे ओडी अब एक यूजलेस इंसान बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद वो वांग लिन को पनिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि ओडी जिंदा था। इसी वजह से वांग लिन को इस बैटल में पास होने दिया जाता है। इसके बाद ओडी का असिस्टेंट भी वांग लिन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता और इसी तरह वांग लिन ये बैटल जीत जाता है। शॉर्ट में कहें तो कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में वांग लिन बहुत आसानी
आसानी से पास हो जाता है। वो लगातार 4 जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद मोली हाई वांग लिन को सलाह देता है कि वो अच्छे से रेस्ट करे ताकि सेकेंड राउंड के लिए पूरी तरह तैयार रह सके। वांग लिन इस बात से एग्री कर जाता है और कंपटीशन एरिया छोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त वांग लिन को किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और ये प्रेजेंस एक वुमन की होती है। तभी वांग लिन समझ जाता है ये वुमन कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्परर है। वांग लिन तुरंत खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल स्वॉर्ड एम्परर भी वांग लिन की प्रेजेंस महसूस कर लेती है। वो गुस्से में आ जाती है और वांग लिन को ढूंढने लगती है। किस्मत से वांग लिन अपनी पावर को सप्रेस कर लेता है, जिससे स्वॉर्ड एम्परर उसे लोकेट नहीं कर पाती। इसी दौरान ली गो वांग लिन से परमिशन मांगता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वांग लिन उसकी बात मान लेता है और ली गो को टेम्पररी रिलीज कर देता है ताकि वो स्वॉर्ड एम्परर को थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट कर सके। ली गो रिलीज होते ही स्वॉर्ड एम्परर की लोकेशन की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ उल्टा हो जाता है। ली गो स्वॉर्ड एम्परर को देखते ही उससे प्यार कर बैठता है क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर बेहद खूबसूरत होती है। ली गो तुरंत उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर को उससे सीधे सीधे नफरत महसूस होती है। वो ली गो को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन ली गो जिसे जरा भी शर्म नहीं होती बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करता रहता है। इससे स्वॉर्ड एम्परर को बेहद अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसी वजह से वांग लिन स्वॉर्ड एम्परर से सुरक्षित बच निकलता है। इसके बाद वांग लिन ली गो को वापस अपने स्टोरेज पाउच में डाल देता है, लेकिन ली गो अब पूरी तरह स्वॉर्ड एम्परर के प्यार में पड़ चुका होता है। वो वांग लिन से उसे आजाद करने की गुजारिश करता है ताकि वो अपने ट्रू लव के साथ रह सके, लेकिन तभी ली गो वांग लिन के स्टोरेज पाउच से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वांग लिन उसे भागने नहीं देता, वो अपनी सील का इस्तेमाल करके ली गो को पकड़ लेता है। इसी बीच ली गो को क्रेसेंट ब्लेड की मदद भी मिल जाती है। फिर भी आखिरकार वांग लिन उन दोनों को कंट्रोल कर लेता है और अपनी पावर ऑरा से उन्हें धमकाता है। इससे ली गो और क्रेसेंट ब्लेड दोनों डर जाते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि अब वो कभी वांग लिन के खिलाफ रेबेल नहीं करेंगे। इसके बाद वांग लिन ली गो को वार्निंग देता है। वो कहता है, मान लो अगर मैं तुम्हें आजाद भी कर दूं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम आराम से जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि इस जगह पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जबरदस्त पावर है, खासतौर पर जनरल्स और कमांडर्स। ऐसे में ली गो की एग्जिस्टेंस सबके सामने आ सकती है और तब उसकी हालत वांग लिन के साथ रहने से भी ज्यादा बुरी हो सकती है। ये सुनकर ली गो तुरंत अग्री कर जाता है और वांग लिन की बात मानने का प्रॉमिस करता है। शॉर्ट में कहें तो उसी रात वांग लिन को आउटर वर्ल्ड कल्टिवेटर्स की तरफ से वेलकम मिलता है। वो लोग वांग लिन की इज्जत करते हैं क्योंकि पिछली जनरल कंपटीशन में वांग लिन अकेला ऐसा आउटर वर्ल्ड कल्टिवेटर था जिसने डी मेन जनरल्स को दबा दिया था। इस वजह से वो लोग वांग लिन की स्ट्रगल की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही आउटर वर्ल्ड कल्टिवेटर्स वांग से फेयरवेल भी लेना चाहते हैं क्योंकि वो इस जनरल कंपटीशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसका कारण साफ होता है, रूल्स। जनरल्स को मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन असिस्टेंट्स को जनरल्स मार सकते हैं क्योंकि असिस्टेंट्स को इंपीरियल लॉ की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इसी वजह से वो लोग कंपटीशन छोड़ने का फैसला करते हैं और वांग लिन से अलग हो जाते हैं। वांग उनकी फीलिंग्स की कदर करता है और शांति से उनसे विदा ले लेता है, लेकिन इस बातचीत से वांग थोड़ी सी एनलाइटनमेंट भी मिलती है। इसके बाद वांग लिन नदी के किनारे आराम करने चला जाता है। वहाँ वो खुद को शांत करता है और एक जहाज से आती हुई जिदर म्यूजिक सुनता है। ये जहाज गु चाओ का। वहीं एम्परर गुयू चाओ वांग लिन को ग्रीट करता है और आखिरकार वांग लिन उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और जहाज पर चला जाता है। वहाँ गुयू चाओ को ड्रिंक ऑफर करता है। वांग लिन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो ड्रिंक का मजा लेते हुए एक वुमन की जितर म्यूजिक भी सुनता है जिसका नाम होता है मिंगशुआन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वांग लिन को अपने डाउ हार्ट से एनलाइटनमेंट मिलती है, यानी वांग लिन का पैथ ऑफ डिफायंस। और इसी एनलाइटनमेंट की वजह से वांग लिन पूरी तरह एनलाइटन हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो इस डाउ एनलाइटनमेंट के बाद वांग लिन गुयू चाओ को इनविटेशन के लिए थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुयू चाओ वांग लिन की एबिलिटीज और उसकी कल्टीवेशन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। लेकिन अफसोस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। स्टोरी का कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमेशा की तरह ये स्टोरी पूरी तरह फिक्शनल है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और एक नॉवल वर्क से ली गई है। थैंक यू उन सभी का जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।